क्लास 10वीं के गणित विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का एक भाग पहले पोस्ट कर दिया गया है। आज दूसरे भाग के अंदर हम सवाल चौथे से शुरू करेंगे, जिसके अंदर पहला, दूसरा, तीसरा 3 प्रश्नों के कम से कम 33% पहले ही सॉल्व किए जा चुके हैं। उसको एक बार आप जरूर देखना, खोज करके बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। और आप कृपया थोड़ी देर के लिए रुकिए, यहाँ पर कुछ समय के लिए वीडियो देखिए। अगर आपको पसंद नहीं आए तो फिर आप स्किप कर दीजिए, लेकिन आते ही आप वीडियो को छोड़ करके जाने की भूल मत करना। सबसे पहले चौथा सवाल है, जिसमें द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य की ज्ञात करने। तो अब इसके शून्य ज्ञात करने का सवाल दिया जाता है। यहाँ पर दो पदों वाली बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3, और ऐसे कोई भी दो पदों वाली, जैसे एक प्रश्नावली का सवाल है टी स्क्वायर माइनस 15 या 4u स्क्वायर प्लस 8u, इस तरीके के दो पदों के सवाल आते हैं। वहां पर शून्य निकालने का तरीका क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले कॉमन आता है, कॉमन लो। जैसे इस सवाल के अंदर कॉमन आ रहा है 4u कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा u प्लस 2। इसके अंदर कॉमन नहीं आता है, तो जिसमें कॉमन नहीं आता सीधा 0 के बराबर को और अचर का पक्षांतरण करो। ये बात ध्यान रखनी है। तो इसके साथ साथ इनको भी ध्यान में रखना। एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो कॉमन नहीं आ रहा है कुछ भी, बराबर 0 रखो और यहाँ से अचर का पक्षांतर करो। तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 3 इस तरफ आते प्लस में। अब एक्स का मान निकालना है, तो इसको हटाओगे, सामने की संख्या रूट में आ जाएगी, और यहाँ पर रूट में आते ही चिन्ह दोनों लेने प्लस और माइनस। तो इस तरीके से आपको शून्य मिल जाएगा। एक मिलेगा √3 प्लस का, और दूसरा मिलेगा x बराबर माइनस का √3। ध्यान रखना, माइनस अंदर नहीं लगाना, बाहर लगाना है। तो ये द्विघात बहुपद के दो शून्यंक है। अब जांच करनी शून्यंकों के संबंध की सत्यता की जांच। अब जांच करते समय क्या करना है, दी गई बहुपद जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3 को व्यापक बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के समान रखना है, और इसके समान रख करके ए बी सी इसके गुणांकों का मान निकाल दो। एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो ए का मान है, तो 1, बी का मान एक्स का गुणांक, अब एक्स का पद ही नहीं है तो उसका गुणांक 0 लेना है, और सी अचर पद का -3 चिन्ह सहित लेना है। अब जांच में क्या होता है, जब जांच करते हैं तो वहां पर आपको एक सूत्र का ध्यान में रखना है। जिस प्रकार से शून्यंकों का योग होता है, शून्यंकों का योग वो होता है बराबर गुणांकों के योग का। तो शून्यंक तो सीधे अपने पास दिए हुए हैं √3, और दूसरा है -√3, इन दोनों को जोड़ना है। लेकिन गुणांकों का योग कैसे करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला की सहायता लेनी, -b/a। तो √3 प्लस का माइनस का, यहाँ तो आ जाएगा योग 0, और -b माइनस सूत्र का b का मान 0, 0/1, यानी इसका मान भी क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ तो संबंध कैसा है, सत्य है। अब दूसरा क्या करना है, शून्यंकों का गुणा, शून्यंकों का गुणनफल बराबर होना चाहिए गुणांकों के गुणनफल के, गुणांकों का गुणनफल। अब शून्य को गुणा तो जो दिया है √3 का गुणा कर लो किससे, -√3 से, बराबर गुणांक और गुणा का सूत्र क्या आ जाएगा, c/a। तो जो c का मान मिला उसके अंदर a का भाग दे दो, माइनस का प्लस से गुणा माइनस, √3 का √3 से आ जाएगा 3। कोई भी संख्या रूट के अंदर हो, जैसे √2 × √2, तो रूट हट जाता है, केवल संख्या आती है, सीधा उत्तर निकालने का तरीका। बाकी रूट के अंदर गुणा कर लो, 2 का 2 से 4, और 4 का वर्गमूल वापस 2 आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको मान निकालना है। सामने c का मान कितना, माइनस का 3 बटे a का मान 1। तो यहाँ से भी आपको क्या मान मिल जाता है, 3 बराबर -3 बराबर -3। अतः अंतिम में लिखना आता है संबंध सत्य है, अतः संबंध सत्य है। तो ये पहला सवाल है जिसमें शून्यकों का योग और गुणनफल तथा गुणांकों के योग और गुणनफल से बहुपद की जांच की जाती है कि वो उसके शून्यक है या नहीं। अब अगला सवाल है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण, तो सबसे पहले ये दो चर वाले रैखिक समीकरण वाले टॉपिक से आता है, और यहाँ पर क्या करना है, कोण मानने। तो एक तो बड़ा कोण है, एक छोटा कोण है। तो माना बड़ा कोण x है, माना बड़ा कोण x डिग्री और छोटा कोण y डिग्री, y डिग्री वैसे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, अंश में लिख दो, x अंश y अंश। अब उसके बाद स्थिति 1 और स्थिति 2, दो स्थितियां मिलेगी, लेकिन यहाँ पर स्थिति 1 है वो केवल एक शब्द में समाहित है। दूसरी तो आपको दिख रही है, एक बड़ा कोण x है
उसका मान छोटे कोण y से 18 डिग्री अधिक है, ये निकाल दोगे। लेकिन पहली कौन सी, केवल दो समपूरक कोण। इस शब्द के अंदर पूरी स्थिति है कि जो भी आपने दो कोण लिए उन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। समपूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनका जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। और दूसरा होता है पूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग है वो 90 डिग्री होता है। इस बात को ध्यान में रखना। हो सके कभी परीक्षा के अंदर ऐसा प्रश्न दे दे कि दो समपूरक की जगह दो पूरक कोण, तो पूरक कोणों में x और y का योग कितना लेना है, 90 डिग्री। तो यहाँ x प्लस वाई हो जाएगा 180 डिग्री, पहली समीकरण। और स्थिति दूसरी, दूसरी समीकरण क्या है, बड़ा कोण है जैसे x, वो छोटे कोण y से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ से समीकरण बन जाएगी x बराबर y प्लस 18, या चाहे एक तरफ करोगे तो x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। इस प्रकार से दोनों समीकरण बन जाती है। अब समीकरण बनने के बाद आपको इनका हल निकालना है। तो हल कैसे निकालोगे, किसी भी विधि का प्रयोग करो, विलोपन करो, प्रतिस्थापन करो। तो यहाँ से हम जैसे विलोपन विधि द्वारा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे सवालों के अंदर जब विधि का नाम नहीं हो तो किसी भी विधि से कर लो। विलोपन विधि थोड़ी सरल रहती है, आप आसानी से उसका हल निकाल सकते हैं। विलोपन विधि में समीकरण एक x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री और दूसरी x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। तो क्या करना है, समीकरण एक में से दो को घटाना है। एक में से दो घटाने पर, क्योंकि विलोपन करने के लिए क्या करना पड़ता है, गुणांक समान करना पड़ता है, और गुणांक तो इसके पहले से ही समान है, तो गुणांक वाला पॉइंट हटा दो, सीधा सीधा आ जाएगी घटाने पर। तो समीकरण एक x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री और दूसरी x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। तो घटाइए, माइनस प्लस माइनस, प्लस का x और माइनस का x जीरो हो जाएगा, प्लस का y प्लस का y प्लस के 2y, और 180 में से 18 घटा दो तो 162 डिग्री। यहाँ से आपको y का मान निकालना, या y बराबर, तो y के साथ दो गुणा में, दूसरे पक्ष में आते ही भाग में, बराबर 81 डिग्री। तो y का मान 81 डिग्री मिल गया है। जिसका मान मिलता है उसका मान समीकरण एक में रखना है। तो y का मान समीकरण एक में रखने पर, अब समीकरण एक में y का मान रखो, तो समीकरण एक कौन सी, x प्लस वाई, y की जगह 81 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ से x बराबर 180 माइनस 81 डिग्री बराबर आ जाएगा 99 डिग्री। तो ये दूसरा कोण। अब लिखना है अतः बड़ा कोण जिसको आपने x माना था, बड़ा कोण x का मान 99 डिग्री, और छोटा कोण जिसको आपने y माना था, तो छोटा कोण है वो 81 डिग्री। इस प्रकार से दोनों कोण ज्ञात किए जा सकते हैं। तो ये दूसरा मतलब पांचवा सवाल है जिसके बारे में आपको पूछा जाता है इस अध्याय से। अब यहाँ पर इनसे जुड़े हुए काफी सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कोई दो संख्याओं के अंकों को परस्पर बदलने पर, या किसी 5 बैट और 3 गेंदों का मूल्य, इस तरीके से। अब छठा सवाल है प्रायिकता समांतर श्रेणी वाले पार्ट से, कि संख्याओं का एक अनुक्रम है एपी 5, 11, 17, 23, और आपको पूछा इसका कोई पद 150 है या नहीं। तो माना n-वा पद 150 है, ये हम अपनी तरफ से जैसे मान रहे हैं कि 150 जो पद है वो n-वा पद है, इसका an का मान है। अब यहाँ से a का मान कितना दिया हुआ है, 5, सारा अंतर d का मान, दूसरे पद में से पहला पद घटा लो तो मिल जाता है 6, और n-वा पद का कोई पद, माना n-वा पद है और n-वा पद को कैसे लिखते हैं, an। और आपको पूछ रहा है कि इसका कोई पद है वो 150 है या नहीं, जांच करनी है, और है तो क्यों है, कारण भी देना, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसका आंसर लास्ट तक मिलेगा जैसे 150। अब क्या करना है, समांतर श्रेणी का जब भी कोई सवाल आता है, ए के, डी के, एन के, A5 के, A6 के, SN के, इनके मान दिए जाते हैं, एक मात्र तरीका याद रखना है, जिसका सूत्र लागू होता है बस सूत्र लगा लो। यानी यहाँ से an बराबर 150 है, an का सूत्र लगाओ, a प्लस n माइनस 1 d बराबर 150। यहाँ से a की जगह 5 रख लो, प्लस, और ये तो सभी को पता है n पद का सूत्र है, तो यहाँ एक तरफ सूत्र लगाया, सामने मान लिखा। अब n की जगह पदों की संख्या हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन सारांतर d का मान ज्ञात है। अब n का मान निकालना, समीकरण को हल कैसे करते हैं उस तरीके से। तो यहाँ से इनके साथ जो संख्या है, जैसे पहले सीधा पक्षांतरण करो, या कोष्टक को खोल करके कर सकते हैं, जैसे 5 प्लस n का 6 से गुणा 6n
-1 का 6 से माइनस के 6 बराबर 150। तो प्लस के 5 और माइनस के 6, माइनस का 1 ज्यादा है बराबर 150। यहाँ से 6n बराबर माइनस का 1 इस तरफ आएगा, प्लस का 1 150 प्लस 1 151। अब n के साथ 6 गुणा में दूसरे पक्ष में, मतलब हर एक पद का पक्ष करना है, n का मान निकालना है, जो भी प्लस में माइनस में गुणा में भाग में, तो 6 का भाग दिया। यहाँ से n का मान क्या मिलेगा आपको, n बराबर 6 का भाग 15 में 2 बार, फिर से 3 से 3 से 31 30, 5 बार, फिर से शेष बन रहा 1/6 वहां पद। यानी अब इस एपी का 25 सही 1/6वां पद, या पॉइंटों के अंदर निकालो तो जैसे 25.10 में एक बार, फिर 4 0 35 5 बार, 25.15वां पद। तो किसी भी एपी का पहला पद होता है, दूसरा पद होता है, तीसरा पद होता है, चौथा पद होता है, 20वां होता है, 25वां होता है, 26वां पद होता है। लेकिन 25वां पद या 25.15वां पद या 25 से 1/2 पद, ध्यान रखना मिश्र भिन्न मिले या ऋणात्मक पदों की संख्या मिले माइनस में, या दशमलव में उत्तर मिले, ये कभी भी किसी श्रेणी का कोई पद की संख्या या पद का मान हो सकता है, लेकिन पदों की संख्या नहीं हो सकता, मतलब n का मान नहीं हो सकता है। कहने का मतलब जैसे 5.5 मटके, मटकों की संख्या, या 5.25 आदमी, तो व्यक्तियों की संख्या, उसी प्रकार से पदों की संख्या, स्टूल टेबलों की संख्या, ये हमेशा पूर्ण संख्या में होती। कैसी होती, पूर्ण संख्या में। इसलिए यहां से हमें मिला है मिश्र भिन्न में, तो हमें लिखना है क्योंकि पदों की संख्या सदैव पूर्ण में होती, मतलब पूर्ण संख्या, इसीलिए श्रेणी का ऐसा कोई पद संभव नहीं है। यानी 150 है, किसी भी पद का मान संभव नहीं है। तो कारण पूछा साथ में क्यों, तो उसका कारण है सदैव पूर्ण में होती है। अतः इस एपी का कोई पद 150 नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब अगला सवाल है, और यहाँ से आपको इस जगह दूसरे कोई सवाल पूछे कि किसी एपी का अंतिम से 10वां पद ज्ञात कीजिए, बहुत सारे मुफ्त सवाल बनते हैं, लेकिन फिर भी मैंने चुनिंदा कुछ सवाल निकाले जो अति महत्वपूर्ण है। अब 7वां सवाल है, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। एबीसीडी एक है वो समलंब चतुर्भुज है, इस प्रकार से। यहाँ एबीसीडी के अंदर एबी समांतर है डीसी के, ये दोनों, मतलब जो यहाँ से सिद्ध करने वाले प्रश्न के अंदर हमेशा ध्यान रखना है 4 पॉइंट के बारे में। सबसे पहले दिया है, तो दिया है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज। प्रश्न के अंदर आपको क्या क्या दिया है वो लिखना है। समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर डीसी है, ये बात तो आपको दी गई है। अब सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करने वाला लास्ट के अंदर पूछेगा कि जैसे दर्शाइए या जांच कीजिए या सिद्ध कीजिए, तो वो पॉइंट यहाँ पर लिखना है। सिद्ध करना है ए बटे ई डी बराबर होना चाहिए बी एफ बटे एफ सी, यानी इस अनुपात को निकालना है। तो अब सवाल यह है कि समलंब चतुर्भुज में एक तो एडी भुजा पर बिंदु ई और बीसी भुजा पर बिंदु एफ इस प्रकार स्थित है कि यहाँ से इसको ई एफ को मिला हो गया आप, तो ये ई एफ किसके समांतर, ए बी के ई एफ समांतर रेखा खींची हुई है। सिद्ध करना है कि आपको ये अनुपात इस अनुपात के बराबर है, इस तरीके से। तो अब रचना करने की आवश्यकता पड़ेगी। रचना करने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमने इस अध्याय के अंदर पढ़ा है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय क्या होता है, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर आप कोई रेखा खींचोगे तो वो अन्य दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। तो बात त्रिभुज की होगी, यहाँ चतुर्भुज है तो चतुर्भुज से त्रिभुज बनाना है, और उसके लिए हमें रचना करनी है कि किसी भी एक विकर्ण को मिला लो, जैसे विकर्ण ए सी को मिलाया, तो ये रचना में लिखना है विकर्ण ए सी मिलाया। अब उसके बाद रचना हो गई, तो अब आपको सीधा उत्पत्ति में यानी किन प्रमेयों या परिभाषाओं की सहायता से आप इस बात को सिद्ध करोगे वो लिखना है। तो उत्पत्ति के अंदर सबसे पहले जैसे देखो आपने इसको मिलाया, तो यहाँ पर जहाँ प्रतिशत करता है उस बिंदु का नाम दे दो, कोई भी ओ दे दिया। अब एक त्रिभुज बन रहा है ए डी सी, और इस त्रिभुज में सबसे पहले आपको कहा था ए बी के समांतर डी सी है,
और फिर प्रश्न के अंदर क्या है कि ए बी के समांतर ई एफ, यानी चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज में ए बी समांतर डी सी तथा ए बी समांतर ई एफ, ये दो बातें तो प्रश्न के अंदर दी हुई है। जैसे इस प्रकार स्थित है कि ई एफ रेखाखंड है वो ए बी के समांतर है, और पहले प्रश्न के अंदर कहा था कि ए बी है वो डी सी के समांतर है, मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है, ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है। तो यूक्लिड की अवधारणा के अनुसार भी अगर देखो कि ए बी है वो डी सी के समांतर है और ए बी है वो ई एफ के समांतर है, तो जब कोई एक ही रेखा किसी अन्य दो रेखाओं के अलग अलग समांतर है तो वो अन्य दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर होती है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं तब जो कॉमन है उसको छोड़ दो, डी सी भी किसके समांतर हो जाएगी, ई एफ के, या इसको लिख सकते हैं ई एफ समांतर है डी सी के, इस तरीके से। ये तो एक पॉइंट लिया हमने ताकि हम, जैसे देखो इस पॉइंट की लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसे ही त्रिभुज चुना, इस त्रिभुज के अंदर आपको ई ओ समांतर होने चाहिए डीसी के, जो है नहीं, क्योंकि ई ओ इस ए बी के समांतर का हुआ है और ए बी खुद डीसी के समांतर है, तो हमने वो समांतर भाग प्राप्त किया इसीलिए। अब जैसे ही समांतर मिल गया तो त्रिभुज ए डी सी या त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में कौन किसके समांतर है, ई ओ समांतर है। अगर पूरी ई एफ बीसी के समांतर है तो इसका एक भाग है वो भी इस डीसी के समांतर होगा, ई ओ समांतर है बीसी। तब आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से अनुपात बनाइए। अनुपात कहां से बनेंगे, सामने वाले बिंदु से, मतलब जैसे डीसी ईओ बच्चा कौन सा बिंदु ए, तो ए से अनुपात बनाना है ए बट्टे ई डी, तब अनुपात बन जाएगा ए बट्टे ई डी बराबर होगा ए ओ बट्टे ओ सी, ए ओ बट्टे ओ सी, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आपको एक और समीकरण प्राप्त करनी, लिखना है इसी प्रकार। दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा, ए बी सी में ओ एफ किसके समांतर है, तो ई एफ पहले ए बी के समांतर है, तो ई एफ का एक हिस्सा ओ एफ है वो भी ए बी के समांतर है। तो यहां से अनुपात, अब जैसे देखो इस त्रिभुज में ये रेखा है इसके समांतर है, तो अनुपात कहां से बनेंगे, सी से, सी एफ बटे एफ बी, सी एफ बटे बी एफ बराबर होगा सी ओ या ओ सी बटे ओ ए या ए ओ। अब ये बन जाती है समीकरण 2, लेकिन ध्यान रखना इस समीकरण 1 का 2 का कोई एक भाग कॉमन मिले तो समीकरण 2 बनाओ, वरना इसके अंदर कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो अब जैसे पहले समीकरण में ए ओ बटे ओ सी है, इसमें भी ओ ए बटे ए ओ है, तो अगर हम इसका अंश हर बदलें तो वैसा का वैसा प्राप्त हो जाता है, यानी यहाँ से हम इसके अंश हर बदलेंगे तो बी एफ बटे सी एफ बराबर है ए ओ बटे ओ सी। अब हम इसको समीकरण नंबर 2 दर्शाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना, अंश बदलना पड़ सकता है कभी कभी, जब एक भाग को समान प्राप्त करना है तो पहले ओ ए ऊपर था ओ सी, जबकि ओ सी को नीचे रखना है, तो इसके लिए आंसर बदले। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अब दोनों भागों का जो कॉमन भाग है उसको छोड़ दो, इसको हटा दो, मतलब काटना नहीं है, मैं तो समझाने के लिए हटा रहा हूँ, शेष बचा भाग है वो समान हो जाएगा। तो लिखना समीकरण 1 व 2 से पहले समीकरण का ए बट्टे ई डी बराबर हो जाएगा दूसरे समीकरण का बी एफ बट्टे सी एफ। इस प्रकार से जो हमें पूछा गया था उसको हमने सिद्ध कर दिया है। तो ये भी प्रश्न है वो परीक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी को वापस अगर इस सवाल को समझना है तो वीडियो को रोक करके एक बार या वापस ब्रेक लेकर के भी समझ सकते हो। अब अगला सवाल है, x के किस मान के लिए बिंदुओं x माइनस 5 और 7 1 के बीच की दूरी है वो 5 मात्रक है। दो बिंदु दिए, माना बिंदु ए जिसका निर्देशांक है x और -5 और बी जिसका निर्देशांक है 7 और 1 के बीच की दूरी, दूरी दी हुई है आपको
5 मात्रक है, लेकिन आपको इसके लिए x का मान बताना है। तो अब दूरी दी हुई है, तो प्रश्न के अनुसार इसका मतलब है जैसे ये बिंदु ए है जिसका निर्देशांक x और -5 है, दूसरा बिंदु बी है जिसका निर्देशांक 7 और 1 है। कहने का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी है वो 5 मात्रक है। तो हम इन बीच की दूरी जैसे ए बी बराबर 5 मात्रक रखेंगे सामने। अब दूरी का सूत्र लगाएंगे, और दूरी का सूत्र क्या है? एक्स निर्देशांकों का अंतर प्लस वाई निर्देशांकों का अंतर का वर्ग का रूट वो प्राप्त होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर है वो कितना आएगा? 5। ऐसे सवालों के अंदर गणित में क्या करना है, जब एक तरफ रूट आता है उस रूट को हटाना है, तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो लिखेंगे वर्ग करने पर। अब वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग होते ही स्क्वायर और रूट कट जाएगा और 5 का वर्ग हो जाएगा। तो पीछे बचेगा यहाँ पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बार लिख सकते हैं जैसे 5 का स्क्वायर। अब x2 और x1 के मान रखो, तो ध्यान रखना x1 y1 पहले बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ये x1 y1 है, और दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2 होते हैं। तो दूसरे में से पहला घटाना, x2 में से x1 घटाना है, तो 7 में से x को घटाओ। तो यहाँ पर लिखोगे 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरा घटाओ, 1 में से -5 घटाओ। तो 1 में से घटाना है, एक तो माइनस का चिन्ह है और 5 खुद माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस का चिन्ह कर देंगे। स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर सरस में लागू होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका विस्तार होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह किसका स्क्वायर? 7 का 49 माइनस 2 का गुणा ए से यानी 7 से, फिर गुणा बी से अर्थात x से, प्लस बी का स्क्वायर तो उसकी जगह x का स्क्वायर। तो ये पद मिल जाएगा 49 माइनस 7 का 2 से गुणा 14x प्लस x स्क्वायर। इसको यहाँ पर लिख लोगे 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर, और 5 और 1 जोड़ लोगे 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करोगे तो 27 बराबर 25। अब इसके बाद क्या करना है? तो सरल करना है केवल, और कुछ भी दिक्कत नहीं लेनी। चर एक तरफ अचर एक तरफ, तो चर में भी क्रम से लिखोगे तो जैसे पहले एक्स स्क्वायर फिर माइनस के 14x 49 और 27 दोनों प्लस के उस तरफ जोड़ लो, तो 9 15 3 4 7 8 पीछे 49 और 27 85 बराबर 25। अब उसके बाद यहां से हमें मान अगला प्राप्त करना है एक्स स्क्वायर माइनस 14x। एक बार मान चेक कर लेता हूं, x माइनस 5 और 7 1, तो 7 माइनस एक्स हो गया और फिर 1 प्लस 5 हो गया, 6 का स्क्वायर 27, इधर 5 का स्क्वायर 50 25 और 85 85 में से 25 घटाना है बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस के 85 माइनस के 25, तो जोड़ोगे या घटाओगे तो पीछे कितना बचेगा? 60 बराबर 0। अब क्या करना है? ऐसी दो संख्या खोजना है जिसका गुणा करने पर 60 आना चाहिए और जोड़ने पर 14 आना चाहिए। तो फिर उससे करके दो दो के जोड़े बना करके आप x का मान निकाल सकते हैं। तो इस सवाल को ध्यान में रखना। इसके बाद अब जैसे अगला सवाल है, अब यहाँ से तो आगे दिए समीकरण के जैसे मूल निकालते हैं उस तरीके से करना है। फिर कम समय के अंदर मैं पूरे पेपर को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा रुके रहना ताकि तब तक मैं अगले सवाल को आपके सामने ला सकूं। अब अगला सवाल है आपके सामने, यदि छठा सवाल, यदि कोट ए 8 कोट ए बराबर 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। अब ऐसा सवाल जब पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक समकोण त्रिभुज बना लेना।
समकोण त्रिभुज, न्यून कोण ए है तो ए इस तरफ रख देना नीचे, ताकि आप उसके कोणों को सही से अध्ययन कर सको। बी समकोण है, और यदि 15 कोट ए बराबर, तो जिसका मान दिया है वहां से आप दो भुजा निकालिए। दिया है 15 कोट ए बराबर 8, तो यहां से कोट ए बराबर क्या होता है 8/15, तो कोट ए का मान मिल जाता है। अब लाल बट्टा कक्का सूत्र से कोट ए का मान क्या होता है, तो साइन कोस टेन, फिर कोट, कोट का आधा बट्टे लंब, मतलब नीचे से पढ़ना है। कोट तो नीचे आ रहा है, कोट फिर सेक फिर कोसेक, तो आधार बट्टे लंब। कोट ए का सूत्र है आधार बट्टे लंब। आधार भुजा का नाम क्या कोण ए के लिए, ए बी, और लंब भुजा है सामने वाली भुजा बी सी, बराबर एक अनुपात माना जाता है के कांस्टेंट। मतलब ये अनुपात क्यों माना जाता है, कभी भी इस बात को भी समझना है, तो जैसे 16/25, यानी ये भुजा हो सके 16 होती, ये 25 होती, तो भी हम तो सरल करके यहाँ पर अनुपात लिखते, और 16/30 होती तो 2 से काट लेते, और 16 की जगह 8 और 30 की जगह 15, तो इस प्रकार से 8/15 मिल जाता। यानी जिस संख्या से काटा है उससे वापस गुणा करने पर वास्तविक माप मिल जाती। तो जब वास्तविक माप ही हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पर एक x मान लेते हैं या k मान लेते हैं कि जो संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी, तो इसलिए k माना जाता है, बाकी x भी मान सकते हो। अब उसके बाद यहाँ से आपको भुजाएं मिल जाएगी। ए बी भुजा का मान हो जाएगा 8 के, तब ए बी बराबर 8 के, और बी सी बराबर 15 के। तब आपको लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, जब समकोण त्रिभुज की कोई भी दो भुजा ज्ञात हो जाए, जैसे ए बी हो गई 8 के और ये हो गई 15 के, तब तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो पाइथागोरस प्रमेय काम आता है। और पाइथागोरस प्रमेय होता है वो कर्ण भुजा का स्क्वायर, यानी ये कर्ण भुजा है, ये आधार भुजा है, और ये लंब भुजा है, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से मान किसका, AB का 8K का स्क्वायर प्लस BC का 15K का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर 225, 15 इंटू 15 के स्क्वायर, तो 64 और 225 को जोड़ोगे तो 289 के स्क्वायर। तो यहाँ से AC का स्क्वायर, जिससे AC बराबर मिल जाएगा, इसको हटाओगे सामने एक संख्या का रूट, और रूट में करते ही आपको 289 का वर्गमूल कितना आता है 17। AC बराबर 17, के का स्क्वायर रूट कट जाएगा के, तो ये तीसरी भुजा मिल जाती है 17 के। 289 सीधी पूर्ण वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल 17 आता है, मतलब ये तो डायरेक्ट सभी को याद ही वैसे आजकल। अब आपको क्या करना है इस सवाल के अंदर, एक तो साइन ए का मान निकालना, एक सेक ए का। तो अब कोण ए के लिए, कोण ए के लिए अलग माप आएंगे, कोण सी के लिए अलग माप आएंगे, क्योंकि आधार और लंब भुजा बदलती रहती। जो भी कोण का है उसके संगत वाली पास वाली आधार है, सामने वाली लंब भुजा है। तो कोण ए के लिए ये सामने लंब भुजा है, ये संगत आधार भुजा है। तो कोण ए के लिए एक तो आपको मान बताना साइन ए का, और लाल बटा का सूत्र से साइन का मान क्या, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। अब कोण ए के लिए लंब भुजा का नाम क्या है BC, बटे कर्ण भुजा का नाम क्या है AC, तो BC का मान है 15 के, बटे AC का मान है 17 के से के काटो, अनुपात क्या मिलेगा 15/17 पहला मान। और इसी तरीके से आपको मान निकालना सेक ए का, तो सेक थीटा, यहाँ से साइन कोस टेन कोट सेक, तो नीचे से उल्टा पढ़ो कर्ण बटे आधार, तो सेक एक आ जाएगा कर्ण भुजा। एक कोण के लिए कर्ण भुजा तो यही फिक्स है, हर बार समकोण के सामने वाली भुजा होती है AC बटे आधार भुजा AB, तो AC का मान कितना आ जाएगा 17 के, और आधार भुजा का मान आ जाएगा 8 के। कैसे के काट लोगे, यहाँ से अनुपात मिल जाएगा 17/8। तो इस प्रकार से जो दो अनुपात पूछे गए वो अनुपात हल कर सकते हैं। यहाँ से भी प्रश्न जैसे बनाए जा सकते हैं, 4 tan A बराबर 3 हो तो साइन कोस tan के मान ज्ञात कीजिए, इस तरीके से
कोई भी, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, उनका अनुपात रख करके भुजा निकाल दो, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा कर तीसरी निकालो और फिर बस अनुपात ही तो बताने। अब अगला सवाल है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करने वाला सवाल है वर्त वाले पार्ट से। अब शॉर्ट में कहूँ तो सिद्ध करने के लिए सवाल मैंने ये चुना है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल वर्त के परिगत चतुर्भुज वाला प्रश्न आया हुआ है और उससे पहले एक आकृति देकर के पूछा गया है। तो सिद्ध करने के लिए जैसे आपको यहाँ पर दिया है, या सिद्ध करने वाला प्रश्न कहूँ तो किसी वर्त पर बाह्य बिंदु से, सवाल ही बोलूं तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, रेखाओं के बीच का झुकाव कोण स्पर्श बिंदुओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण समपूरक होता है, समपूरक होते हैं। क्या होता है मतलब, अब सवाल क्या है, तो एक वर्त है, इस वर्त के बाहर स्थित बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची गई, बाह्य बिंदु जैसे पी है तो एक पी ए खींची हुई है, एक इसी तरीके से पी बी खींची हुई है, और यहाँ पर है वर्त का केंद्र बिंदु। तो अब प्रश्न ये है, जैसे दिया गया कि लाइन में लिखना है, सिद्ध करने वाले प्रश्नों को भी हमेशा पॉइंटों के अंदर लिखोगे। जैसे अभी एक सवाल पहले आया था इस त्रिभुज वाले पार्ट से, तो दिया है एक वर्त है जिसके बाद ये बिंदु P से दो स्पर्श रेखा वृत्त के बाह्य बिंदु P से PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, ये लाइन दी हुई है। अब उसके बाद सिद्ध ये करना है कि बाह्य स्पर्श रेखाओं का जो कोण है, झुकाव कोण, ये इन स्पर्श बिंदुओं जैसे A और B द्वारा, A केंद्र पर कौन सा कोण बना रहा है, तो केंद्र पर, और B केंद्र पर ये कोण बना रहे हैं, ये दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक हो, दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक हो। समपूरक का मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री सिद्ध करना है। तो दिए गए के बाद सिद्ध करना। अब सिद्ध करने में या तो ये प्रश्न वाली पूरी लाइन लिखो, या फिर शॉर्ट में लिखना चाहो तो इसकी समीकरण बना के लिख दो कथन के रूप में। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का झुकाव कोण, तो झुकाव कोण होता है P, तो इसका नाम लिख सकते हैं कोण APB, यानी सिद्ध ये करना है कोण APB प्लस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु है A और B, उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो AOB इन दोनों का योग 180 डिग्री करना, ये लाइन आपको सिद्ध करके लानी। अब ऐसा जब सवाल आता है तो क्या करना है, रचना इसकी आवश्यकता नहीं, सीधा उत्पत्ति में आ जाएगी। अब ये करने से पहले एक बात और सुनिए, जैसे परीक्षा में इस बार ये भी महत्वपूर्ण है कि आपको कह दे बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती है, ये सिद्ध करिए। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई P और PB की समान होती है, हम सभी जानते हैं, लेकिन आपको सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है। तब आपको क्या करना है, एक रचना कर लेनी यहाँ से, और फिर ऊपर वाले त्रिभुज में और इस त्रिभुज में सर्वांग सम करना है, और फिर बता देना सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती है। तो वो भी एक सवाल कराऊंगा मैं, टाइम मिला तो, लेकिन साथ में थोड़ा तैयार कर लेना उसको भी। अब उत्पत्ति के अंदर सबसे पहले ये आकृति किसकी बनी, एक चतुर्भुज की, और चतुर्भुज से पहले जैसे PA स्पर्श रेखा है और OA त्रिज्या है, और हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ क्या होती है, बाकी दो कोणों का योग 180 डिग्री करना है, तो बाकी वाले दो कोण की माप पता होगी तभी तो करेंगे ना। तो माप इसके बारे में हम जानते हैं कि यहाँ पर कोण 90 डिग्री का बनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के साथ लंब होती है, त्रिज्या के साथ लंब होती है, यानी त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो जैसे कोण A का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, या कोण B का मान भी कितना हो जाएगा, 90। अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे कोण A बराबर 90 डिग्री समीकरण नंबर 1, तथा कोण B बराबर भी 90 डिग्री समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद क्या करना है, तो अब आकृति किसकी, एक चतुर्भुज की, और हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। अब
चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितने डिग्री होता है? चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये लाइन कहाँ में लेनी? अब चारों कोणों का योग करो, जैसे कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B। तो सबसे पहले कोण P प्लस फिर कोण A प्लस कोण AOB प्लस कोण B, इन सभी को जोड़ोगे 360 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। अब समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में A का मान 90 डिग्री है, तो P प्लस 90 प्लस AOB, B की जगह भी 90 डिग्री बराबर 360। तो यहां से कोण P प्लस कोण AOB और 90 90 180। अब 180 यहाँ पर प्लस में तो दूसरे पक्ष में जाते ही माइनस में, तो 360 माइनस 180 डिग्री। तो इस प्रकार से कोण P प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री प्राप्त हो जाता है, इतनी सिद्धम। तो ऐसे करके आप आराम से कोई भी सवाल है उसको सिद्ध कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जैसा पूछा है हम उसी के अनुरूप चलेंगे। तो इसको एक बार आप भी अपने स्तर पर सोल्व करना, तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब इसके बाद अगला सवाल है वर्त से संबंधित क्षेत्रफल, 8वां प्रश्न, वर्त से संबंधित क्षेत्रफल। और उसके अंदर पूछा है 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त की जीवा, 10 सेमी त्रिज्या वाले, तो वर्त की त्रिज्या दी हुई, आर का मान है 10 सेमी। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त की जीवा है, वो केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। केंद्र पर अंतरित कोण जीवा द्वारा या चाप के द्वारा, उसको हम किससे दर्शाते हैं? थीटा से। तो थीटा बराबर 90 डिग्री। अब आपको ये पूछा है कि तो मिलाने वाला रेखाखंड मतलब सॉरी संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये बताना है। मतलब जैसे इस प्रकार का एक वर्त है और उस वर्त का केंद्र बिंदु है, यहाँ से ये जीवा है, तो जीवा है वो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है और इसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेमी। अब आपको पूछा है इस भाग का क्षेत्रफल, इस छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल। अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न दे करके उसका चित्र दे करके भी सिद्ध मतलब मान निकालने या क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। ऐसे इस आकृति का क्षेत्रफल। तो अब आपको ज्ञात करना है यहाँ पर संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, और सूत्र है पहले तो आप त्रिज्यी खंड वाला लगाओ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब क्या करना? माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा, बस ये सूत्र लगाना संगत वर्तखंड का। त्रिज्यी खंड का आता है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, या चाप की लंबाई का आता है तो पाई आर थीटा बटे 180। इन दोनों को थोड़ा ध्यान में रखना। चाप की लंबाई से संबंधित छोटे वाले सवाल के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, और त्रिज्यी खंड का ये भी छोटा सा सवाल, ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 है। याद रखना चाप की लंबाई अगर एबीसीडी के अंदर आता है तो परिधि होती है जैसे 2 पाई आर थीटा बटे 360, ये भी चाप की लंबाई का सूत्र है। ये दोनों एक ही है। फिर 2 से 360 सोल्व किया जाता है, 180 मिलता है। तो अब यहाँ से आपको साइन थीटा 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना आता है? 1। पहला काम यही से। और पाई का मान 3.14 लेना है, इस सवाल में अलग से कहा हुआ है, बाकी नहीं कहे तो 22/7 लेना है। तो पाई की जगह 3.14 इंटू पाई आर स्क्वायर की जगह 10 इंटू 10 इंटू थीटा की जगह 90 बट्टे 360 माइनस आर स्क्वायर की जगह 10 इंटू 10 या 10 का स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन थीटा, साइन 90, और साइन 90 का मान कितना आ जाएगा? 1। तो अब 10 का 10 से गुणा 100, 9 से 37 4 बार, और 100 का गुणा करना 3.14 से, तो हो जाएगा 314 बट्टे 4
माइनस 10 का स्क्वायर 100, 100/2 यानी यहाँ पर आ जाएगा 50। तो 314 भी 2 से कट रहा है, 157/2 माइनस 50। 157/2 का मान आ जाएगा जैसे 78, 56 के लिए 78.5 माइनस 50। तो दिए गए वर्गखंड का क्षेत्रफल कितना मिल जाएगा? 28.5। माप सेमी में है तो सेमी स्क्वायर। इस प्रकार से आप वर्गखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब वर्गखंड के क्षेत्रफल के बाद अगला सवाल है माध्य ज्ञात करने की विधि का। छोटा सवाल दिया जाएगा। अभी हम खंड व्यय की चर्चा कर रहे हैं, चौथे प्रश्न से लेकर के 14वें प्रश्न तक। लेकिन उसको मैंने पहले से काउंट कर लिया है, सॉरी, वो भी एक भूल हुई। कभी कभी लिखते समय 1 से 10 तक लिखना, उसकी जगह 4, 5, 6, 7, 8। अब 9वां प्रश्न है। 9वें प्रश्न के अंदर निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए व्यय को दर्शाती एक सारणी है। अब प्रश्नों की अदला बदली हुई है, क्रमांकित, तो उसकी आप चिंता मत करिए। सवाल है, प्रश्नों की अदला बदली के कारण है कि पेपर पर चौथे सवाल से शुरू कर होता है और 14वें तक जाता है, तो उसकी जगह मैंने सवाल 1 से 10 तक लिख दिया है। सबसे पहले दिया है दैनिक व्यय। दैनिक व्यय और परिवारों की संख्या यानी बारंबार। माध्य ज्ञात करना। माध्य का जब भी कभी सवाल आए तो उसके लिए तीसरा कॉलम ज्ञात करना बहुत जरूरी है। तीसरा कॉलम तो पहले से ही तय होता है। हमें माप निकालनी एक्स की, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह का पता करना है। तो यहां से 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। तो ये सारणी। इसके बाद अब किसी भी विधि का चुनाव करो, उपयुक्त विधि का चुनाव करो, कल्पित माध्य विधि का, पद विचलन विधि का। तो यहां से बारंबार दी हुई 4, 5, 12, 2, 2। ये है एफ का मान और सिग्मा एफ का मान 12, 5, 17, 4, 21, 25। अब एक्स का मान निकालना है तो जो वर्ग है उस वर्ग की मध्य मान लाना है। 100, 150 को जोड़ो 250, 250 का आधा कर लो 125, मतलब दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। अब जितने का अंतर है उतने उतने आगे चले जाइए। 125 के बाद 175, फिर 225, फिर 275, फिर 325, ऐसे। अब उसके बाद क्या करना है? एक्स का मान निकाल दिया। आप यदि आप विधि का चुनाव करते हैं प्रत्यक्ष विधि तो कोई दिक्कत नहीं, एफ और एक्स का गुणा कर लो यहाँ तीसरे कॉलम में और सीधा उत्तर मिल जाएगा। अब माप थोड़े बड़े बड़े हैं तो प्रत्यक्ष विधि आसान नहीं रहेगी। तो या तो आप पद विचलन विधि का प्रयोग करिए या कल्पित माध्य विधि का। तो जैसे पद विचलन विधि से करना होगा तो पहले आप यहाँ पर किसका मान निकालिए? डी का, x माइनस ए का। और डी का मान निकालने के बाद यहाँ पर निकालिए आप u का मान और u के बाद आप गुणा करिए f और u का, f और u का। तो डी का मान कैसे निकालोगे? किसी एक को कल्पित माध्य मानोगे। अब कल्पित माध्य x के मान में से किसी एक को मानोगे, जैसे 225 को, तो x में से 225 को घटाना। और u कैसे मिलेगा? डी के अंदर s का भाग देकर के, बस ये कॉलम हो जाएंगे पहले ही। तो वैसे माध्य की तीनों विधियों का एक सवाल मैंने एक ही प्रश्न के अंदर तीनों विधियां भी समझाई है, उसका भी वीडियो डाला हुआ है। थोड़ा चेक करोगे तो थंबनेल लिखा हुआ साथ में मिल जाएगा आपको आसानी से, उसको देखना, जिसके अंदर प्रत्यक्ष विधि भी है, कल्पित माध्य विधि पर पद विचलन विधि भी है उसी एक प्रश्न में। तो अब यहाँ से डी का मान निकालना है। तो 125 में से 225 घटाओ, माइनस का 100, माइनस का 50, 0, फिर प्लस का 50, फिर प्लस का 100। अब डी के बाद u का मान निकालना है। तो वर्ग में आप कितने की? 50 की। इनके अंदर 50 का भाग दो प्रत्येक में। तो -100 में 50 का भाग दोगे माइनस 2 बार, 50 में 1 बार, 0, फिर प्लस के 50 में 1 बार, 100 में 2 बार। अब डी का मान मिलने के बाद u का मान मिलने के बाद f और u का गुणा। तो u यहाँ पर है और f यहाँ पर है, इन दोनों का आपस में गुणा। तो 4 का -2 से माइनस के 8, 5 का -1 से माइनस का 1, 12 का 0 से 0, 2 का 1 से 2, 2 का 2 से 4। इस प्रकार से आसानी से आप
कैलकुलेशन कर सकते हैं, ज्यादा बड़ी हार्ड कैलकुलेशन नहीं होती है। प्रत्यक्ष विधि के अंदर काफी टफ कैलकुलेशन होती है। एफ और एक्स का गुणा 4 125 से, 5 175 से, 12 225 से, 2 275 से, 3 2 325 का 2 से, ऐसे। तो कल्पित माध्य विधि के अंदर बी निकाल दो, फिर इस कॉलम के अंदर एफ और डी का गुणा कर लेते हैं, तो वो हो जाती। हमने सीधा पद विचलन विधि से किया है, बड़े मान है, ये विधि आसान रहती। माइनस के अलग जोड़ लो, माइनस के 9, प्लस के अलग जोड़ लो, प्लस के 8, सॉरी 6। अब किसके पास ज्यादा है? माइनस के पास ज्यादा है, 3। तो एफ यू का मान मिला माइनस का 3। अब पद विचलन विधि से माध्य माध्य का सूत्र है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टे सिग्मा एफ इंटू एच। ए का मान कल्पित माध्य किसको माना? 225 को, प्लस एफ यू का मान माइनस के 3 बट्टे 25 इंटू एस की जगह 50 वर्ग माप, तो 225 प्लस का माइनस से गुणा माइनस, 25 से 50 डिवाइड 2 बार, 2 का माइनस 3 से गुणा माइनस के 6, तो 225 में से 6 घटा लो, 219। तो इस प्रकार से ये 219 क्या है? दैनिक व्यय है, जो रुपए के अंदर दिया हुआ है। तो अब इसके पीछे मात्रक डाल दो कि 219 रुपए है वो दैनिक व्यय है, या इन परिवारों का माध्य व्यय। तो इस प्रकार से ये माध्य का सवाल हो जाता है, जिसको मैंने थोड़ा मेहनत करके सबसे हार्ड वाली विधि बताई, मतलब जो बड़ी वाली विधि। अब कारण पूछ लेता है कभी कभी कि इस विधि का प्रयोग क्यों किया, तो उसके पीछे का कारण है कि यहाँ पर मान काफी बड़े हैं, इसीलिए। अब लास्ट सवाल है इस व्यय भाग का, पार्ट व्यय या खंड व्यय का लास्ट सवाल है 15वां, जो यहाँ तो 10वां ही है अपने इसके लिए तो, लेकिन पेपर का 15वां सवाल है। एक पेटी के अंदर 50 डिस्क है, उस पर 1 से लेकर 50 तक संख्या लिखी गई, ऐसे करके 50 तक, तो कुल परिणाम कितने हो गए? 50। अब आपको अलग अलग सवाल पूछा है कि निम्न को प्राप्त होने की प्रायिकता। सबसे पहला सवाल पूछा है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की एक संख्या। अब 1 से लेकर के 50 तक कितनी ऐसी संख्या है जो 2 अंकों की? तो टोटल संख्या तो 50 है, 50 में से 1 से 9 तक 9 घटा लो, तो पीछे 41 संख्या रहेगी। तो 2 अंकों की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, और प्रायिकता का सूत्र हो जाएगा पीई बराबर किसी घटना के घटित होने के अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ये जब भी आपको परीक्षा के अंदर सवाल आता है एक बार उसके लिख लीजिए। अनुकूल परिणाम अब कितने हैं? तो 2 अंकों की संख्या टोटल 41 है, कितने में से? 50 में से, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 41 बटे 50। अब दूसरा सवाल जिसके अंदर पूछा है आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। अब 1 से लेकर 50 तक ऐसी कितनी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या है? जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो, जैसे 1 4 9 16 25 37 49 64 81 100। ये संख्या है जिसका वर्गमूल है वो डायरेक्ट 1 4 का 2 9 का 3 16 का 4 25 का 5 27 का 6 49 का 7 64 का 8 81 का 9 100 का 10, ऐसे मिलता है। तो 50 तक लेनी है, तो 50 तक कितनी? 3 3 से 7 संख्या, 1 4 9 16 25 37 49, 7 परिणाम। अब प्रायिकता क्या हो जाएगी? कुल परिणाम तो पहले से तय है 50 सीडी डिस्क के, तो प्रायिकता हो जाएगी 7 बटे 50 उत्तर। उसके बाद फिर अगला सवाल है 5 से विभाज्य एक संख्या। तीसरा 4 पॉइंट कहेगा, 4 अंक के 2 अंकों के 4 पॉइंट आधे नंबर का एक, तो 5 से विभाज्य संख्या लानी जिसके अंदर 5 का पूरा पूरा भाग जाए। तो 5 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी है? तो 5 का पहाड़ा लिखना है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50, तो कुल कितनी संख्या आई है? 10। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम 10 बटे कुल परिणाम 50, तो ये डिवाइड हो रहा है 1 बटे 5।
प्रायिकता। और लास्ट चौथा है एक पूर्ण घन संख्या। तो जिस प्रकार से पूर्ण वर्ग संख्या है उसी तरीके से आपको पूछा जा सकता है पूर्ण घन संख्या। तो अब घन कौन सी है जिसका घनमूल पूर्ण संख्या में हो? 1 का 1, फिर 8 का 2, 27 का 3, 64 का 4, 125 का 5, उसके बाद 216 का 6, फिर 343 का 7, फिर 512 का 8, 729 का 9, 1000 का 10। तो हमें 50 तक लेनी, तो केवल 3 संख्या आ रही है 1 8 27, 1 8 27, 3 परिणाम। तो प्रायिकता हो जाएगी 3/50। तो इस तरीके से हमने खंड ब है मतलब सवाल चौथे से लेकर के 15वें तक का अध्ययन किया है। 14वें तक का दूसरे खंड के प्रश्न पार्ट 1 के अंदर पहले प्रश्न के, दूसरे प्रश्न के, तीसरे प्रश्न के, मतलब पहले का 18 रिक्त स्थान से, फिर इसके 15 सवाल, इस प्रकार से करके 33 प्रश्नों का संग्रह, उसका वीडियो मैंने पहले डिस्कस किया, उसको आप एक बार जरूर देखना, जो आपके लगभग 33 में से 33 नंबर लाने की काबिलियत रखते हैं। और दूसरा भाग ये है, इससे अगला वीडियो मैं जल्द ही प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।